गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोगों का जो मोशन चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका था। आई होप कि आप सभी लोग उसके न्यूमेरिकल कर लिए होंगे और जो भी डाउट है न्यूमेरिकल्स में वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं, आपको सॉल्यूशन करके हम भेजेंगे। चलिए तो नया चैप्टर शुरू करते हैं, क्लास 9th का फिजिक्स का। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हेडिंग डाल लेंगे बिना समय गंवाए हुए, कॉपी कलम निकाल के, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल एवं गति के नियम। बल एवं गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जो अपने जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे न्यूटन, उनके लॉज ऑफ मोशन इसी चैप्टर में आएगा वो सब कुछ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फोर्स को समझेंगे कि फोर्स क्या होता है। बिल्कुल समझेंगे सर, क्यों नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा फोर्स। फोर्स तो एक दो लाइन का फोर्स का डिफिनेशन लिख लेते हैं इंग्लिश में, अच्छा लगने के लिए, कॉपी में भरने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी which can pull or push a body, which can pull or push a body is called force. A body is called force. Is called force. Is called force. ठीक है, चलिए तो जो किसी बॉडी को या तो खींचे या धकेले उसे फोर्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, वन में भी कहते कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, जैसे स्केलर, वेक्टर, वो सब देखे थे। फिजिकल क्वांटिटी का सीधा सीधा मतलब समझिए, इसका हिंदी होता है भौतिकी राशि या भौतिक राशि। जो फिजिक्स के अंदर आएगा वो सब फिजिकल क्वांटिटी होगा, जो फिजिक्स के अंदर आएगा वो सब क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो सीधा समझिए, तो ये एक तरह का राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जो किसी भी बॉडी को या तो पुल करता है या पुश करता है, या तो खींचता है या धकेलता है। जैसे मान लिया जाए कि हम इस बोर्ड को खींचना शुरू करें, यहाँ से दिख तो नहीं रहा, कैसे खींचें। ठीक है, अगर इसको खींचना शुरू करें, ठीक है, बाहर की तरफ, इसका मतलब इस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अगर इसको धकेलना शुरू करें इस तरह से, अगर इसको धकेलना शुरू करें इस तरह से, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, इस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो किसी भी बॉडी को जो फोर्स, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी बॉडी को या तो खींचता है, ये देखिए खींचता है, या इसको ऐसे करके धकेलता है। जैसे गाड़ी को आप लोग धकेल के बाहर करते होंगे, धकेल के बाहर करते होंगे। ठीक है, या कई बार खींच के ही बाहर करते होंगे, आगे से अगर पीछे से धकेलते होंगे और आगे से खींचते होंगे। तो इस तरह से गाड़ी को मतलब क्या कर रहे हैं, वहाँ एक फोर्स लगा रहे हैं। तो पुश या पुल को ही क्या कहते हैं, अपने फिजिक्स के भाषा में फोर्स कह लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी दरवाजे पे जाते हैं, लिखा रहता है पुश, तो क्या करते हैं, जैसे किसी गेट पे गए, दरवाजे, किसी मॉल में गए, किसी सिनेमा हॉल में गए, थिएटर में गए, तो वहाँ लिखा हुआ पुश। तो पुश का मतलब क्या करते हैं, करके धकेलते हैं। पुश का मतलब ऐसे धकेलना है, मतलब क्या करना है, फोर्स लगाना है, उस पर क्या लगाना है, फोर्स लगाना है। फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा खुल जाएगा और आप आराम से अंदर जा पाएंगे। कई दरवाजे पे लिखा होता है पुल, तो पुल का मतलब था खींचना, मतलब आप उस दरवाजा को हाथ से पकड़ के फोर्स लगाइए बाहर की तरफ, तो दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, पहले भी बता चुके हैं। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर में भी पढ़े थे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी वजह से यह वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ना न्यूटन के मान सम्मान में, जो न्यूटन साहब थे बहुत बड़े साइंटिस्ट अपने फिजिक्स के, उनके मान सम्मान में, उनके प्रतिष्ठा में इनको बोल दिया गया न्यूटन। इनको बोल दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोल दिया गया न्यूटन। तो इट्स ऐसा यूनिट, इट्स लगा लीजिए यहाँ पे, इट्स ऐसा यूनिट
इट्स SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड विच इज आल्सो नॉन एज न्यूटन, विच इज आल्सो नॉन एज न्यूटन, विच इज आल्सो नॉन एज न्यूटन, नॉन एज न्यूटन। ठीक है, न्यूटन लिख लेते हैं। न्यूटन वैसे तो साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने सेब खाया बगीचे में, याद ही होगा। इसको एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही एन के रूप में लिखा जाता है, न्यूटन एन। ठीक है, तो मैक्सिमम जगह अपने लोग यही लिखेंगे, छोटा है लिखने में, सीधा सीधा एन लिखिए काम बन जाता है, इतना नहीं लिखना पड़ेगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो मैक्सिमम जगह अपने लोग लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि इतना न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स है। आपको तुरंत समझ जाना है 5 न्यूटन का फोर्स है मतलब 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, दिख रहा है बोर्ड पे, चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए सभी महानुभाव, लिख लिए? यस सर, लिख लिए, लिख लिए सर, मिटा दीजिए। चलिए, तो ये तो कहानी हो गया फोर्स का, ये तो कहानी हो गया फोर्स का। लिख लीजिए इसको, मिटा दें? यस सर, मिटा दीजिए, यस सर, मिटा दीजिए। अब बात क्या है ना, समझिएगा, फोर्स भी दो तरह का होता है, एक बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। आप अगर NCERT का बुक उल्टाएंगे तो उसमें दिखेगा बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, फोर्स में दो तरह का हो जाएगा, एक बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब समझते हैं ये बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है सर? ठीक है, ये बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, हालांकि अपना सिलेबस जो है ना, जो क्लास 9th का सिलेबस वो बहुत ही कम है, ये 11th में बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अपना सिलेबस बहुत कम है, तो जितना है सिलेबस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट पढ़ेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे, उससे कम नहीं पढ़ेंगे। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स समझिएगा। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब हो गया कि फोर्स तो लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब हो गया कि फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो बैलेंस है। क्या मतलब है सर बैलेंस है? ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये डस्टर है मेरे पास, बिल्कुल है, हम इसको इधर 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, फोर्स का न्यूटन होता है, अभी बताए, इसको इधर हम 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, और आप भी इस डस्टर को इधर से 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, मतलब दोनों साइड से इस तरह से 10-10 न्यूटन से खींच रहे हैं। आपसे हमने पूछा कि बताइए ये बॉडी किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा या इधर जाएगा? तो आपने कहा सर 10 न्यूटन इधर से भी लगा रहे हैं, 10 न्यूटन इधर से भी लगा रहे हैं, ये बॉडी कहीं नहीं जाएगा, बीच में खड़ा रहेगा। तो क्या इस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है? 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, नेट फोर्स इस पे 0 हो गया। समझिए बात को, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स समझिएगा। बैलेंस्ड फोर्स में मान लिया जाए कि ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसमें 10 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगा रहे हैं और 10 न्यूटन का फोर्स और 10 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है, तो इस पे बैलेंस्ड फोर्स है। इस पे क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है। ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर देगा और ये बॉडी ना तो आगे की तरफ जाएगा ना ही पीछे की तरफ जाएगा, ये बीच में रहेगा, भले टूट क्यों ना जाए, ये बॉडी टूट क्यों ना जाए, हो सकता है कि बीच से टूट जाए, टूटने का रीजन डिफरेंट होता है। ठीक है, स्ट्रेस से टूटता है ये। ठीक है, लेकिन 10 न्यूटन आगे की तरफ 10 न्यूटन, तो पूछेंगे इस पर बताइए नेक्स्ट, ये बॉडी ना तो लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स है, मतलब नेट फोर्स इस पर क्या है? 0 है। एफ नेट क्या है? 0 है। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो ये बॉडी किधर मूव करेगा? नहीं करेगा मूव, नहीं करेगा मूव ही नहीं करेगा। चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बात करते हैं इस साइड की। अनबैलेंस्ड फोर्स, मान लिया जाए कि इसी बॉडी पे आगे की तरफ लगाए 10 न्यूटन, आगे की तरफ लगाए 10 न्यूटन और पीछे की तरफ लगाए, आगे की तरफ 10 न्यूटन और पीछे की तरफ लगा दिए आप 6 न्यूटन, पीछे की तरफ लगा दिए 6 न्यूटन। ध्यान से देखिए, आगे की तरफ फोर्स ज़्यादा है 10 न्यूटन, पीछे की तरफ फोर्स कम है 6 न्यूटन, तो जो नेट फोर्स बचेगा, देखिए ये 6 जो है आगे वाले 10 में से 6 न्यूटन को खत्म कर देगा। आगे वाले 10 न्यूटन में से ये 6, मान लीजिए आपके पास 6 रुपया कर्जा था और आपके पॉकेट में 10 रुपीज़ हैं,
तो 6 रुपीज़ जो कर्जा था वो तो 6 को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे 6 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, तो ये 6 न्यूटन इस 10 न्यूटन में से 6 न्यूटन को ख़त्म कर देगा। तो जो नेट फोर्स बचेगा, जो नेट फोर्स बचेगा वो 4 न्यूटन का बचेगा। एफ नेट इक्वल्स टू 4 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। जो नेट फोर्स है वो 4 न्यूटन का बचेगा इस डायरेक्शन में। तो ये बॉडी इधर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। ये बॉडी इधर की तरफ, नेट फोर्स इधर की तरफ आ गया ना, तो अगर नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उधर की तरफ मान लेते हैं बॉडी मूव कर, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बॉडी मूव करेगा, ये बॉडी रेस्ट में था, 10 न्यूटन उधर लगा लिए, 6 न्यूटन इधर लगा लिए, तो ये बॉडी जो है इधर की तरफ 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये मूव करेगा, मूव करेगा। चलिए इसको लिखिए, इसको बनाइए जल्दी से। बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं सर, क्यों नहीं बनाएंगे, बना रहे हैं। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स का और अनबैलेंस्ड फोर्स का। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स 0, और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स में लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल टू 0, ये बैलेंस्ड हो गया। और अनबैलेंस्ड में लिख सकते हैं एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं होता। 2 एग्जांपल लेके दिखाए, एफ नेट 0 के बराबर नहीं होता। चलिए समझते हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास एक ब्लॉक है, समझिएगा इसको, थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये ब्लॉक है, कोई भी चीज़ है, लकड़ी का जो है बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, लकड़ी का एक पीस है, वो रखा हुआ बहुत बड़ा है, ठीक है। ये सरफेस पे रखा हुआ, इस तरह से फर्श पे रखा हुआ, ठीक है, इस तरह फर्श पे रखा हुआ है, समझिएगा। अब एक बच्चे को बुलाए, बोले बाबू एक काम करो, इसको धकेलो इधर, इसको धकेलो। उसने थोड़ा सा इधर से धकेलने का कोशिश किया, उसने यहाँ से ऐसे करके धकेलने का कोशिश किया, लेकिन ये ब्लॉक आगे नहीं गया। जरूरी तो नहीं है कि आगे, जैसे मान लिया जाए कि आप किसी भी चीज़ को धकेलना शुरू कर दें, ट्रैक्टर को धकेल रहे हैं, अरे आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, आपसे नहीं जाएगा, कई लोग चाहिए उसमें, 10-20 लोग चाहिए तब जाएगा वो आगे, ठीक है, हमसे भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से धकेलेंगे। तो आपने कहा कि सर बात तो सही है, जब ये बच्चा इसको धकेल रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है, तो ये ब्लॉक आगे जा क्यों नहीं रहा है। अभी आपका कहना होगा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी आपने बताया कि फोर्स जिधर लगेगा उधर बॉडी चलना शुरू कर देगा, लेकिन इधर बच्चा तो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये बॉडी नहीं चल रहा है। तो इस फोर्स को कोई ना कोई तो कैंसिल कर रहा होगा। 100% श्योर रहिए, अगर बॉडी रुका हुआ है, अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रुका हुआ है, तो 100% जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो 0 होगा। लेकिन यहाँ पे एक फोर्स तो दिख रहा है, लेकिन इसको कैंसिल कौन कर रहा है, इसको कैंसिल कर रहा है। तो जब बहुत रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये दोनों जो सरफेस है ना, नीचे वाला, एक ब्लॉक का सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए डस्टर के ऊपर इस चौक को रख दिए हैं और हल्का सा फूक रहे हैं ऐसे करके, तो नहीं जाएगा ये, या ऐसे करके थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, ये भाग क्यों रहा है, थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, थोड़ा सा मिनट, ये नहीं जाएगा। तो ये जो दोनों सरफेस है ना, ये दोनों सरफेस है ना, इस दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है इधर, अगर आप इधर धकेलेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगता है, इस सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस पे एक फोर्स लगता है पीछे की तरफ, जिस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इधर की तरफ लगता है फ्रिक्शन फोर्स, क्या लगता है, फ्रिक्शन, FRICTION होता है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स। आप मान लीजिए इधर से 5 न्यूटन लगा रहे हैं, बॉडी नहीं चल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 5 न्यूटन। आप इसको बढ़ा के 8 किए तो फ्रिक्शन फोर्स भी 8, अगर बॉडी नहीं चल रहा है तो आप बढ़ा के 10 किए तो फ्रिक्शन फोर्स भी 10। मान लीजिए कि मैक्सिमम कैपेसिटी इसका 10 न्यूटन लगाने का था फ्रिक्शन फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम औकात था वो 10 न्यूटन का था। तो जैसे आप 10 से ज़्यादा करेंगे ये बॉडी चलना शुरू हो जाएगा, ये बॉडी चलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप अगर बॉडी को धकेल रहे हैं और बॉडी नहीं चल रहा है तो नेट फोर्स तो 0 है 100%। भले आपको फोर्स दिखे ना दिखे, पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको और जानने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए ये फोर्स नहीं दिख रहा था, लेकिन इस दोनों के बीच में लग रहा है। अच्छा, इसी को मान लिया जाए कि आप जमीन पर रखे थे, सीधा धरती पर रखे थे, अगर इसी को एक टाइल्स वाले या मार्बल वाले जगह पर रख देंगे तो आसानी से चला जाता है। तो आसानी से क्यों चला जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन कम लगने लगता है। फ्रिक्शन क्या है समझिए ना, जो रफनेस है ना, जैसे ये रफनेस है ना, उबड़ खाबड़ है ना,
तो उभर खाबड़ के वजह से क्या करता है ना कि इसको जो रखते हैं ना एक दूसरे के गड्ढा में घुस जाता है। ये उभर खाबड़ है, ठीक है। ये देखिए ना, ये नीचे वाला सरफेस को अगर देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो ये उभर खाबड़ है। अब ऊपर वाला सरफेस उभर खाबड़, ये आके इसमें चिपक जाता है, ऐसे करके अंदर घुस जाता है। तब इसको धकेलते हैं तो ये बाहर नहीं निकलता है, कम फोर्स में नहीं निकलता, इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। समझ बात को, यही है फ्रिक्शन, ठीक है। हालांकि 11th में बहुत डिटेल में पढ़ना है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये हमेशा अपोजिट टू द मोशन लगता है, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स अगर इधर धकेल रहे तो इधर लगेगा, और इधर से धकेलते अगर यही सी को हम इधर से ऐसे धकेलते तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ऐसे लगने लगता है। समझ रहे हैं, मतलब ये हमेशा जो रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गया। बात करते हैं इनर्शिया की, ठीक है। बैलेंस अनबैलेंस, कोई दिक्कत है नहीं सर। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? ये क्या हो गया इनर्शिया? तो पहले तो एक लाइन का डिफिनेशन लिख लेंगे। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी due to which it resists its state of rest, or of uniform motion, or state of uniform motion, समझिएगा क्या बोला गया। इनर्शिया का हिंदी होता है जड़त्व, ठीक है। चलिए खैर हिंदी पे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। कई लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम के देख रहे होते हैं वीडियो, उसके लिए, ठीक है। तो बोला गया कि टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट इट्स स्टेट ऑफ या इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू विच इट रेसिस्ट इट्स चेंज ऑफ चेंज लगा लीजिए, इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये चेंज, ये CHANGE है, चेंज। कई लोग बोलेंगे सर क्या लिख दिए, ठीक है। ये चेंज है, चेंज मीन्स परिवर्तन, ठीक है। तो क्या होता है ना कि अपने अंदर होने वाले चेंज का विरोध करता है, तो उसी को कहते हैं इनर्शिया, जैसे इनर्शिया को आप आम भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि ठंड की मौसम है और सुबह की अलबेला, पूस की ठिठुरती हुई रात, पूस का मौसम, पूस का महीना, और उसके सुबह में ठिठुरती हुई ठंड में आप रजाई के अंदर सोए हुए हैं, कंबल के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर आप सोए हुए। आपको जगने का समय हो चुका है, आपको उठना है, नहाना है, धोना है, स्कूल जाना है, लेकिन आपकी माँ आपको बार बार चिल्ला रही है कि जग जाओ, टाइम हो गया, 7 बज गया, स्कूल जाना है। लेकिन आपकी इच्छा है, आपकी टेंडेंसी है नहीं जगने की, तो आप चाहते हैं कि हम सोया रहें, लेकिन जैसे पिताजी जोर से एक बार चिल्लाते हैं, आप तुरंत उठ के तुरंत ऑटोमेटिक सारा काम कर लेते हैं। 5 मिनट के अंदर ऐसे तैयार होते हैं जैसे लग रहा है कि कब सोए ही नहीं थे पिछले 4 घंटे से। तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक लिमिट तक अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का आपने विरोध किया, उसी को कहते हैं इनर्शिया। आपका जितना इनर्शिया था वहां तक आपने विरोध किया, जब तक माँ चिल्ला रही थी आपने उसका विरोध किया, लेकिन जैसे पिताजी ने हल्ला दिया तो आपके इनर्शिया से ज्यादा फोर्स लगा दिया उन्होंने, आपको उठ के जाना पड़ा। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप समझिएगा कि इनर्शिया क्या होता है। मान लिया जाए कि ये बॉडी रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। क्यों रहना चाहेगा? ठीक है, ये हमेशा रहना चाहेगा, इसी तरह रहना चाहेगा। हाँ, इसके परिवर्तन में तभी हम लगाएंगे जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि बॉडी है, समझिएगा ध्यान से,
इसमें हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं 0.001 न्यूटन का, ये बॉडी आगे नहीं बढ़ेगा। ये चाहेगा कि हम यहीं पे बना रहें। 1 न्यूटन का लगाए नहीं बढ़ा, 2 न्यूटन का लगाए नहीं बढ़ा, 3 न्यूटन का लगाए ये बढ़ना शुरू हो गया। मतलब ये हुआ कि 3 न्यूटन तक, ये जब तक 3 न्यूटन का फोर्स लगाए तब तक तो ये नहीं बदला, तब तक तो ये नहीं बदला, लेकिन जैसे 3 न्यूटन से ऊपर गए ये बदल गया। मतलब जो इसके अंदर होने वाले चेंज का जो ये विरोध कर रहा है, अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का जो ये विरोध कर रहा है, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। अगर ये रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा, ये हमेशा चाहेगा हम रेस्ट में। और अगर ये मोशन में है, और अगर ये मोशन में है तो ये हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन, अच्छा यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान रूप से, देखिए ऐसे करके यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया यहाँ से चले यूनिफॉर्म मोशन, देखिए एक समान रूप से ऐसे करके। तो अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो इसको फोर्स लगा के रोकते हैं। जैसे इनर्शिया का बेस्ट एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि आप कार पे बैठे हैं, बाइक पे बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, और अचानक से कार वाले ने क्या किया, जो कार वाले मतलब कार का ड्राइवर जो था, ठीक है, अचानक क्या किया, कार का ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। जैसे ब्रेक लगाएगा, जैसे ब्रेक लगा आप ऐसे झुक जाएंगे, समझे, आप ऐसे बैठे हुए, जैसे ब्रेक लगेगा आप ऐसे झुक जाएंगे। तो क्यों झुक गए आप, समझिए क्यों झुक गए, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी बॉडी आगे की तरफ जा रही थी, आपकी पूरी की बॉडी आगे की तरफ जा रही थी, और अचानक क्या हुआ, समझिए ये पूरी की पूरी बॉडी है, ये पूरा का पूरा आगे की तरफ मूव कर रहा है, और अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। तो आप जिस सीट पे बैठे हैं तो गाड़ी तो रेस्ट में आ गया, सीट तो रेस्ट में आ गया। तो आप जो बैठे हैं तो आप जो बैठे हैं, तो आप जो बैठे हैं तो नीचे वाला पोर्शन का वेलोसिटी 0, और आगे वाला इनर्शिया के वजह से तो अभी भी आगे जाना चाह रहा है ना, क्योंकि वो आगे की तरफ जा रहा था, तो अभी भी जैसे आगे की तरफ जाना चाहेगा, नीचे वाला रुक गया है, नीचे वाला यहाँ रुक गया, इसका वेलोसिटी 0 हो गया, इससे झुक जाएगा। नहीं समझे, तो इसलिए ऐसे करके झुक जाते हैं, समझ, इसलिए ऐसे करके क्या करते हैं, झुक जाते हैं जैसे ब्रेक लगता है, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन रेस्ट में आ गया, और आगे वाला जो गर्दन से ये आगे आगे जाना चाहेगा, आगे जाना चाहे, ऐसे झुक गया। यही है इनर्शिया। ये जो आप झुक रहे हैं ना, वो इनर्शिया की वजह से झुक रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर टेंडेंसी था आगे की तरफ जाने के लिए, और आप अभी भी जाना चाहते हैं, लेकिन ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगा के जबरदस्ती आपको रोकने का कोशिश किया। समझा बात को, तो उसी को कहते हैं इनर्शिया, उसी को कहते हैं टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट इट्स चेंज ऑफ ए स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बात आता है एक मास का। सर मास क्या है, हालांकि मास पे बहुत सारा बात है, लेकिन अपने लोग को जितना काम का चीज़ है, बोला गया कि इट इज़ ए मेजर ऑफ इनर्शिया, इट इज़ ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, इट इज़ ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। मास के बारे में बोला गया कि एक तरह से मास से इनर्शिया डिसाइड होता है। इट इज़ ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, मतलब ये क्या करता है, जो मास से ही किसका इनर्शिया ज़्यादा है, किसका इनर्शिया कम है, आप डिसाइड कर पाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास ये डस्टर दिए, इसको आगे की तरफ भगाना, धकेलना आसान है, इसको आगे की तरफ धकेलना आसान है, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन यही मान लिया जाए कि बहुत बड़ा, आपको एक बहुत बड़ा चट्टान दे दे, पत्थर का टुकड़ा दे दे, बहुत बड़ा चट्टान दे दे, इतना बड़ा चट्टान का टुकड़ा दे दे, और बोलेंगे इसको धकेलिए, तो क्या आप धकेल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो वोडाफोन वाला देखे होंगे ना, ऐसे करके जो पहले एडवर्टाइजमेंट आता था, एक आदमी इसको धकेल धकेल के ऊपर की तरफ ले जाता था, ठीक है। तो चलिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों में क्या परिवर्तन हुआ, एक ही आदमी धकेल रहा है, तो एक का मास ज़्यादा था, जो चट्टान था ना, जो बड़ा सा रॉक था ना, ठीक है, स्टोन था, उसका मास ज़्यादा था। तो मास ज़्यादा था तो उसमें अपोज करने का भी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा, रेसिस्ट करने का, देखिए रेसिस्ट का मतलब होता है अपोज, तो उसमें रेसिस्ट करने का भी टेंडेंसी ज़्यादा, क्योंकि मास ज़्यादा है। तो इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसमें इनर्शिया ज़्यादा है। अरे समझिए ना, ये छोटा सा डस्टर, इसको आसानी से आपने ऐसे धकेल दिया, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता, अगर बहुत बड़ा लकड़ी का पीस होता, तो आपको इसको धकेलने में बहुत मेहनत करना पड़ता। बिल्कुल सर, मेहनत तो करना पड़ता। तो इसका मतलब क्या अंतर हुआ, वो ज़्यादा अपोज का जो बड़ा टुकड़ा था वो ज़्यादा रेसिस्ट किया, वो चाहता था कि मेरे अंदर परिवर्तन नहीं है, उसका भरपूर विरोध किया उसने,
इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसका विरोध भी ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा है उसका रेसिस्ट भी ज़्यादा करता है, वो विरोध भी ज़्यादा करता है, मतलब उसमें इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। तब मास से हम किसको डिसाइड कर सकते हैं, मास से हम किसको डिसाइड कर सकते हैं, इनर्शिया को। इसीलिए बोला गया कि इट इज़ ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। कौन? मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, मतलब मास जिसका ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। चलिए, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको लिख लिए सभी लोग, लिख लिए? यस सर, लिख लिए। अब लिखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिख ले। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, 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 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए इसका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। डालिए, डाल लिए? यस सर, डाल लिए। अ बॉडी remains, a body remains, yeah, an object, a body remains in a state of rest, in a state of rest or in a state of uniform motion, or in a state of uniform motion, in a state of uniform motion, uniform motion until and unless net external force acting on it is zero, acting on it is zero। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। Newton's first law, also called the law of inertia, Newton's first law of motion, Newton's first law of motion, also called the law of inertia, also called the law of inertia, law of inertia, also called the law of inertia। लिख लीजिए इसको, also called the law of inertia। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है? जो लिख लिए ठीक है, जो नहीं लिखे रुक जाएंगे, ठीक है? थोड़ा समझते हैं। न्यूटन ने कहा अपने पहले नियम में, न्यूटन ने अपने पहले नियम में कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान रूप से, बता चुके हैं पहले, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब सर्कुलर को छोड़ दीजिए, ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन एक समान रूप से, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन मतलब इसका अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए या तो ये रेस्ट में हो जाए या ये एक समान रूप से जा रहा है, तो इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स है, इस पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। देखिए इस बात में थोड़ा सा, रेस्ट वाला बात में तो समझ में आ जाता है, रेस्ट वाला बात तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता कि सर रेस्ट में है, ये चुपचाप रुका हुआ है तो नेट फोर्स इस पे ज़ीरो है। लेकिन जो न्यूटन ने जो दूसरा बात कही, जो दूसरा बात कहा गया उनके द्वारा, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा, मतलब एक समान रूप से ऐसे चल रहा है, अगर एक समान रूप से चल रहा है तो इस पर भी नेट फोर्स ज़ीरो होगा। ये बात स्टूडेंट को क्लास 9th में हजम नहीं होता, आसानी से हजम नहीं होता। उनको लगता है कि सर ये बॉडी जब एक समान रूप से चल रहा है तो क्या ये बिना फोर्स का चल रहा है?
बिल्कुल बिना फोर्स का चल रहा है ये। अगर इसमें फोर्स लगता तो या तो इसका वेलोसिटी बढ़ता या तो इसका वेलोसिटी घटता, लेकिन उनको ये बात हजम नहीं होता। समझिएगा उसका रीज़न क्या है। मान लिया जाए कि हम एक बॉल है, मेरे पास फुटबॉल है, उस फुटबॉल को ज़मीन पे लुढ़का दिए, ज़मीन पे लुढ़का दिए, तो फुटबॉल को जब ज़मीन पे लुढ़का दिए तो इस फुटबॉल को जाते रहना चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है। मान लीजिए इसको वेलोसिटी v दे दिए, इसको वेलोसिटी v दे दिए, तो स्टूडेंट को ये लगता है कि सर वेलोसिटी v दे दिए तो इसको हमेशा जाते रहना चाहिए, क्योंकि न्यूटन ने ऐसा कहा। बिल्कुल जाते रहना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि ये कुछ दूर जाने के बाद रुक जा रहा है। इस बात को समझिएगा, प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि कुछ दूर जाने के बाद ये इसलिए रुक रहा है क्योंकि नीचे जो ग्राउंड है ना, जिस पे ये रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, जिस पे ये लुढ़कते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, ये ग्राउंड इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगा देता है। समझिए इस बात को, ये ग्राउंड जो है ना, इस पे एक फोर्स लगा देता है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसके वजह से आप देखिए नेट फोर्स 0 नहीं है। तो जब नेट फोर्स 0 नहीं है तो कुछ देर के बाद ये रुक जाएगा। लेकिन अगर इस पे नेट फोर्स 0 होता, अगर इस पे नेट फोर्स 0 होता तो आप यकीन मानिए ये बॉडी कभी नहीं रुकता, ये बॉडी कभी नहीं रुकता। समझिएगा इस बात को। इसको मिटाते हैं, लिख लिए सभी लोग, जो नहीं लिखे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए, इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये बॉडी था, ये बॉडी है, आपने इसको v वेलोसिटी दे दिया, पैर से मार के या किसी भी तरह v वेलोसिटी दे दिया, तो आप यकीन मानिए अगर इस पर नेट फोर्स 0 होगा, अगर ये नेट फोर्स 0 होगा, अगर नेट फोर्स 0 होगा तो ये बॉडी कभी रुकेगा ही नहीं। ये बॉडी हमेशा चलता रहेगा, अनंत टाइम तक, इन्फिनाइट टाइम तक ये बॉडी चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुक सकता है अगर एफ नेट 0 है। लेकिन ये बात पछता नहीं कि सर ऐसा तो हम करके देखें, इस डस्टर को पैर से इस तरह से मार देंगे जोर से, इसमें वेलोसिटी v आएगा, तो क्या कुछ देर जाने के बाद रुकेगा? नहीं, बिल्कुल रुकेगा। ये क्यों रुक रहा है उस बात को समझिए। इसलिए रुक रहा है क्योंकि जिस सरफेस पे ये घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है, जिस सरफेस पे ये घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है, वो सरफेस इस पे एक फोर्स लगा दे रहा है, रेसिस्टेंस फोर्स। वो सरफेस इस पे एक फोर्स लगा, अगर ये सरफेस फोर्स नहीं लगाता भाई साहब तो आप यकीन मानिए कि ये हमेशा चलता रहता। इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। मान लिया जाए कि इस डस्टर को हमने एक उभर खाबड़ सरफेस पे, लकड़ी के सरफेस पे इस तरह से ऐसे करके वेलोसिटी दिया, ऐसे करके दिया, कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगा। अब इसी डस्टर को हमने क्या किया, एक ग्लास का एकदम पॉलिश्ड सरफेस, बहुत एकदम शानदार सा सरफेस, ग्लास सरफेस पे इसको ऐसे दिया तो ये बहुत दूर तक जाएगा। जैसे कैरम बोर्ड खेलते वक्त जो स्ट्राइकर होता है उसमें क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं। पाउडर क्यों डालते हैं कि फ्रिक्शन कम हो जाए, और फ्रिक्शन कम हो जाए तो एक बार अगर गोटी को मार दे तो वो घूमता रहे, 10 बार घूमे, 20 बार घूमे, फ्रिक्शन कम करता है। तो फ्रिक्शन ज़्यादा तो कुछ ही दूर जाने के बाद रुक जाएगा, फ्रिक्शन कम तो ज़्यादा दूर जाएगा, फ्रिक्शन और कम और ज़्यादा दूर जाएगा, और फ्रिक्शन 0 तो कभी रुकेगा ही नहीं। तो इस बॉडी को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिसको वेलोसिटी v दे दिए और कुछ दूर जाने के बाद जो रुक जा रहा है उसको रोकने के लिए जिम्मेदार है ये ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन जिम्मेदार है, या एयर फ्रिक्शन भी होता है, ठीक है, खैर वो बात की बात है। चलिए ठीक है, साइकिल में सर साइकिल को एक बार स्पीड कर दिए फिर रुक जा रहा है साइकिल अपने आप, क्यों रुक जा रहा है? अरे फ्रिक्शन, रोड पे चल रहा है ना, रोड ऊपर खाबड़ है। अच्छा प्लेन रोड पे देखिएगा ज़्यादा दूर चलता है, प्लेन रोड पे ज़्यादा दूर चलता है, लेकिन 100% तो ये स्मूथ सरफेस कोई होता ही नहीं है। कितना भी आप पॉलिश कर लीजिए, शीशा का, ग्लास का, मार्बल टाइल्स लगा लीजिए, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ न कुछ फ्रिक्शन होगा, फिर भी वहाँ कुछ न कुछ फ्रिक्शन होगा। तो कुछ न कुछ फ्रिक्शन होगा तो कभी न कभी तो रुकेगा भाई साहब, कभी वहाँ थोड़ा दूर जाके रुकेगा लेकिन कभी न कभी तो रुकेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बॉडी जो होगा या तो रेस्ट में होगा, बॉडी या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। बॉडी या तो मोस्ट में होगा, रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। मोशन में होगा तो दो कंडीशन बनता है, या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, या नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, या नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। बिल्कुल होगा सर, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट में हो जाए या यूनिफॉर्म मोशन हो जाए तो इस दोनों केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है। या तो रेस्ट में हो जाए या यूनिफॉर्म मोशन, या मतलब एक समान रूप से अगर बॉडी आगे बढ़ रहा है यूनिफॉर्म मोशन, तब भी इसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है। हाँ नॉन यूनिफॉर्म है तो इस केस में एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो इसके वेलोसिटी को बदल कौन रहा है? फोर्स बदल रहा है। देखिए वेलोसिटी जब भी बदलेगा
उसको बदलने के लिए फोर्स जिम्मेदार होगा। यहाँ ये तो रेस्ट में है, यहाँ वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है, तो जब बदल ही नहीं रहा तो भैया फोर्स किस बात का। अभी आपको देखे ना कि ऐसे करके इस डस्टर को जोर से ऐसे करके लुढ़का दिए, अगर इसका वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा, इसका मतलब अगर ये जाते रह रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स 0 है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिए। आई होप कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की इस लेक्चर में इतना ही। आप लोगों ने जो जीवन का बेशकीमती समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।